अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम वापस आ गए हैं काले जादू के साए का पार्ट 2 लेकर। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। काला जादू एक ऐसा जहर है जो जिस्म को नहीं रूह को मारता है। रेहान और उसकी फैमिली ने समझा कि वो आज़ाद हो गए हैं, मगर असल खेल तो अब शुरू हुआ था और इस बार अंजाम सिर्फ एक की मौत पर ख़त्म होना था। कुछ दिन सब कुछ सुकून से चलने के बाद एक दिन अचानक रेहान को कुछ महसूस होता है। रेहान धीमी आवाज़ में अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी आपको महसूस हुआ किचन में कुछ गिरा है? अम्मी घबराकर उसकी तरफ ध्यान देती हैं और कहती हैं, मैं देख कर आती हूँ। अम्मी किचन की तरफ जाती हैं और फिर थोड़ी देर बाद अम्मी की चीखने की आवाज़ आती है, रेहान! किचन में पानी खून में बदल चुका था और दीवार पर काला निशान जो देखते ही देखते गायब हो गया। रेहान और उसकी अम्मी ये सब कुछ देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगा था कि काला जादू का असर अब ख़त्म हो चुका है, मगर वो ये भूल गए थे कि काला जादू करवाने वाला तो अभी तक ज़िंदा है। वो कभी भी दोबारा फिर ये काम कर सकता है और उसने वैसा ही किया। फिर से ये सारी चीज़ें रेहान के घर में शुरू हो चुकी थी। रेहान और उसकी अम्मी ने उस आमिल को दोबारा अपने घर बुलाया। वो आमिल जब उनके घर पे आया तो आमिल ने उनके पूरे घर का जायज़ा लिया और फिर कहा, मैंने कहा था ये ख़त्म नहीं हुआ। जिसने ये जादू किया है अब वो ज़्यादा ताकतवर हो गया है। रेहान कहता है, तो अब क्या करना होगा? आमिल कहता है, तुम्हें खुद इसका मरकज़ तलाश करना होगा और इसे जलाना होगा, लेकिन याद रखो तुम ऐसा करोगे ये साया अपनी आखिरी ताकत से तुम पर हमला करेगा। रेहान फिर भी घबराता नहीं है और वो कहता है कि मैं ज़रूर ढूंढूंगा और मैं इसका खात्मा करके रहूँगा। अब रेहान रात के काले सन्नाटे में कुरान पाक की तिलावत शुरू करता है और जैसे जैसे वो तिलावत कर रहा होता है, बच्चों की रोने की आवाज़, औरत के खौफनाक कहकहे और चीखने चिल्लाने की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही होती है। लेकिन रेहान हिम्मत नहीं हारता। वो तिलावत करता रहता है। खिड़कियां दरवाजे अब गरजने लगते हैं। चीखों की आवाज़ और तेज़ हो जाती है। बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं। अम्मी कहती हैं, खिड़की बंद करो। और रेहान अम्मी से कहता है, अम्मी कोई अंदर आ रहा है। और रेहान कुरान की तिलावत करता रहता है। अचानक सब कुछ बिल्कुल खामोश हो जाता है। रेहान फिर से आमिल के पास जाता है और उसे सारी कहानी बताता है। आमिल उसे कहता है, तुम्हें कुछ मिला? रेहान कहता है, नहीं, घर में तो मुझे कुछ नहीं मिला। आमिल कुछ देर कुछ सोचने और समझने के बाद कहता है, पुराने कब्रिस्तान में बरगद के दरख्त के नीचे देखो, वहाँ दफन होगा। रेहान कहता है, ठीक है। और फिर रात को रेहान अपने दोस्त आरिफ के साथ पुराने कब्रिस्तान में दाखिल होता है। वो जैसे जैसे अपना कदम बढ़ाते हैं, पत्तों के चरचराने की आवाज़ बिल्कुल सुनसान कब्रिस्तान में साफ सुनाई दे रही थी। आरिफ कहता है, ये देखो ज़मीन उखड़ी हुई है। रेहान देखकर चौंक जाता है और फिर रेहान कहता है, खोदो इसे। और वो दोनों मिलकर उस ज़मीन की खुदाई करना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद रेहान और आरिफ को वहाँ एक कपड़े का टुकड़ा खून के धब्बों के साथ मिलता है। रेहान कहता है, यही है, निकालो इसे। जैसे ही वो इस कपड़े को निकालने लगते हैं, साए की चीख और हवा का बहुत तेज़ झोंका उनकी तरफ बढ़ता है। रेहान हिम्मत करके वो कपड़ा वहाँ से निकाल लाता है। रेहान वहाँ से कपड़ा निकाल लाने के बाद आमिल को दिखाता है। आमिल दूर से ही उसे देखकर कहता है, जलाओ इसे। रेहान उस कपड़े को जला देता है और उसके बाद आमिल से पूछता है
کیا اب یہ ختم ہو گیا؟ عامل کہتا ہے شاید، لیکن اصل دشمن ابھی بھی زندہ ہے، وہ دوبارہ کوشش کر سکتا ہے، ہمیں اس کی تہہ تک جانا ہوگا۔ اب ریحان ہر کسی سے پوچھ تاچھ اور اس بات کی تہہ تک جانے کے لیے سارے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کر کون سکتا ہے۔ ایک دن ریحان اپنے گاؤں کے ایک بزرگ سے ملتا ہے جو اسے اور اس کے خاندان والوں کو تقریباً جانتے ہی تھے۔ وہ بزرگ ریحان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا، میں جانتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی گزر رہی ہے، مجھے معلوم ہے یہ جادو تمہاری پھپھو نے کروایا ہے۔ وہ تمہارے باپ کی زمین چاہتی تھی اور تم سب کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ریحان کو یہ بات سن کر ایک دھچکا سا لگتا ہے کہ ریحان کے اپنے ہی اس کے دشمن بنے بیٹھے تھے، صرف چند گز کی زمین کے خاطر۔ ریحان اب بہت غصے میں آ جاتا ہے اور وہ غصے میں اپنی پھوپھی کے گھر پہنچتا ہے اور جا کر ان سے کہتا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ ریحان کی پھوپھی کہہ لگاتے ہوئے کہتی ہیں، تم سب ختم ہو جاتے تو زمین میری ہو جاتی۔ اور پھر سایہ اچانک ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس بار وہ پھوپھی کے پیچھے ہوتا ہے۔ پھوپھی چیختے ہوئے کہتی ہیں، نہیں، یہ میرا ہے۔ سایہ ریحان کی پھوپھی پر ہی حملہ کر دیتا ہے۔ اس کی کان پھاڑ دینے والی چیخیں ریحان کو سنائی دیتی ہیں اور ریحان یہ منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھوپھی کی لاش اس جگہ ملی، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے وہ مرنے سے پہلے کچھ خوفناک دیکھ چکی ہو، لیکن اس رات کے بعد ریحان کے خوابوں میں وہی سایہ آنے لگا، کبھی خاموش، کبھی قریب آتا ہوا، جیسے اپنے اگلی شکار کا انتظار کر رہا ہو۔ کالا جادو صرف تب ختم ہوتا ہے جب اس کا کرنے والا اور کروانے والا دونوں مٹ جائیں، لیکن کچھ سائے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ صرف اپنا اگلا شکار ڈھونڈتے ہیں۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو کالے جادو کے سائے کی کہانی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کہانی کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔